हेलो एवरीवन। सीटेट का जो डेट अनाउंस हुआ है 6 सितंबर या फिर 5 सितंबर, तो उसके लिए अभी अभी तो अपने हाथ में है टीईटी 2026 जो 21 जून को है। तो अब ये दुविधा में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर पहले अगर टीईटी दे देते हो तो उसके बचे हुए दिन में आपका सीटेट का प्रिपरेशन किस हिसाब से चलना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और टीटी के लिए फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जितने बचे कुछ दिन है, अभी मई चल रहा है और 21 जून को आपका टीईटी रहेगा। तो बचे हुए दिन में आपको क्या करना है, तो टीईटी के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच है जहां पर फास्ट ट्रैक में चीजें चलेगी और जितना भी पूछा जाता है वो पूरा का पूरा कवर होगा ये बैच में, ऑल सब्जेक्ट्स विद टेस्ट एंड विद आपका प्रैक्टिस सेशन। तो बैच स्टार्ट हो रही है 15 मई 2026 से। ओके, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में ये टीईटी क्रैक करने के लिए, बिकॉज 15 मई के बाद में डायरेक्टली आपके हाथ में 21 जून का पेपर रहेगा। तो एक ये फास्ट ट्रैक बैच एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप चीजें कवर कर सकते हो। ओके, वैलिडिटी इसकी 21 जून तक ही रहेगी। और दूसरा है आपका जो सीटेट आने वाली है 5 या फिर 6 सितंबर को, उसके लिए न्यू बैच लॉन्च हो रही है 18 मई को। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, इग्नाइट एकेडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको ये बैच दिख जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि सीटेट और टीटी को हम ये बैलेंस करके कैसे चले। ये जो दुविधा है बच्चों के मन में कि अभी हमें टीटी भी करनी है, अभी हमें सीटेट भी करना है, तो ये दुविधा को थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट तक बने रहिए और थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, तो इग्नाइट एकेडमी ऐप अगर आपने, इग्नाइट शिक्षक भर्ती अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, इग्नाइट टीटी टेट अगर आप फेसबुक फॉलो करते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रोड मैप कैसा है, आपके पास में सामने आने वाले दिनों में क्या क्या है और किसके ऊपर आपको फोकस रखना है। तो अगर हम मई और जून की बात करेंगे तो आपके हाथ में है टीईटी, महाराष्ट्र टीईटी, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस पहले आपको मई और जून में रखना है। फिर 21 जून को आपका महाराष्ट्र टीईटी हो जाएगा। ये राज्य स्तर की जो एक चुनौती है आपके सामने कि आपको ये टीईटी क्लियर ही करनी है, तो वो टीईटी 21 जून को हो जाएगी। फिर उसके बाद में जुलाई और अगस्त में आपका पूरा फोकस होगा किसके ऊपर, आपके सीटेट के ऊपर। अब सीटेट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेडोलॉजी, अध्यापन शास्त्र और एनसीईआरटी। इसके अलावा सीटेट में कोई सवाल पूछते नहीं है। जितना डिटेल में, जितना सखोल में, जितना डीप में आपका टीटी पूछता है, उतना डिटेल में सीटेट नहीं पूछता है। इसीलिए अगर आप टीटी कर रहे हो और सीटेट देने वाले हो, तो पहले आप टीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी आपके व्याख्या है या फिर जितनी भी आपकी संकल्पनाएं हैं, वो आप अच्छे से समझ कर करिए, क्योंकि वो आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर फोकस आपका रहेगा किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पेडोलॉजी के ऊपर। कहां पर, सीटेट में। ओके, और फिर 6 सितंबर को आपकी सीटेट की परीक्षा रहेगी जो आपकी सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है। ओके, अब प्रथम चरण जो आपके पास में पहला जो हाथ में है वो है 21 जून। तो जो हाथ में होता है पहले उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 21 जून के लिए एक तो महाराष्ट्र टीईटी में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको स्टैटिक फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर जाना होता है, जो कंसेप्ट से निकल कर आते हैं। ओके, जब बात करते हैं हम तथ्यात्मक ज्ञान की, फैक्ट्स की, तो राज्य परीक्षा में सीधे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ग्रामर भी है तो उन्होंने ग्रामेटिकल टॉपिक्स दिए हैं और उसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कि विलोमार्थी शब्द क्या है, संधि विच्छेद करिए, या फिर पर्यायवाची शब्द क्या है, इस प्रकार। और महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर इनका फोकस होता है। महाराष्ट्र स्टेट बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है 8वीं से 10वीं तक, या फिर दूसरे जो पाठ्य पुस्तक आपको आपके फैकल्टीज बोलते हैं। क्षेत्रीय संदर्भ, भूगोल और पर्यावरण में महाराष्ट्र विशेष पर ध्यान दे दिया जाता है। यहाँ पे मराठी हिंदी के ऊपर, व्याकरण के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जहां की टीटेट में अध्यापन शास्त्र पर ध्यान दिया जाता है। पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस से ही काफी सवाल पूछ लेते हैं। और फिर बचे हुए जो 15 मार्क्स होते हैं, यानी ये 15 सवाल होते हैं, वो आपके अध्यापन शास्त्र पे पूछता है सीटेट में। पर टीटी में उनका ध्यान किसके ऊपर है, व्याकरण के ऊपर है, अध्यापन पद्धति के ऊपर एक ही सवाल पूछ रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न को समझकर आपकी तैयारी शुरू रखिए। अब जब सीडीपी की बात करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या फिर बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, कॉमन दोनों ही है, ठीक है। दोनों ही एग्जाम में सीडीपी कॉमन है। पर जब बात महाराष्ट्र टीईटी की हो रही है तो सीडीपी के ऊपर वो विकास की अवस्था है, उसके बाद में बुद्धि के सिद्धांत और व्यवहारवाद पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिक्षावादी के विचार भी देखे जा रहे हैं। पर जब बात सीटेट को होती है, सीडीपी में ज्यादातर पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इनकी थियरीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 5-5 मार्क्स इसी से आते हैं।
यहाँ रटने के बजाय समझ के ऊपर सवाल होता है, ठीक है। रट्टाबाजी यहाँ पे होती नहीं है, समझ के ऊपर होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर डाला जाता है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा बदलेगा, पर पढ़ना आपको वही है, इसीलिए सिर्फ तरीके में बदलाव है, इसलिए ज्यादा आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। ओके, ये हुई सीडीपी की बात। नेक्स्ट है आपका अब ये जो भाषा एक और भाषा दो आप लेते हो, मराठी हिंदी आप ऐसे भी कर रहे होंगे या फिर बहुत ज्यादा आप मराठी इंग्लिश भी होगा, तो तीन ही आपके पास में लैंग्वेज का ऑप्शन है, एक है मराठी, इंग्लिश, हिंदी। तो उसमें से आप दो ले रहे होंगे, मराठी या इंग्लिश ले रहे होंगे, मराठी या हिंदी ले रहे होंगे। जिसका व्याकरण का बेस है, तो टीईटी के लिए आपका फुल एंड फाइनल हो रहा होगा या फिर टीईटी के हिसाब से आपका अच्छे से अच्छा हो रहा होगा। तो जब आप परिवर्तन करोगे 21 जून के बाद में फॉर आपका सीटेट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स जो पेडोलॉजी के रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देना होगा, जो बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसके ऊपर फोकस होता है, एलएसआरडब्ल्यू के ऊपर होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। और बच्चे का विकास भाषा के अंतर में या फिर भाषा के अंतर्गत बच्चे का विकास किस प्रकार होना चाहिए उसके ऊपर होता है। 5 से 10 सवाल एलएसआरडब्ल्यू पे है और बच्चे कुछ सवाल किसके ऊपर है, आपके पेडोलॉजी पर, अध्यापन शास्त्र पर, और बच्चे सवाल आपके हैं पैसेजेस पर। तो ये बदलाव जो होगा वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अब जब हम बात करते हैं टीईटी की, तो टीईटी में आपका सवाल आता है बहुत ज्यादा व्याकरण के ऊपर। तो यहाँ पे आप व्याकरण कर ही रहे हो, ठीक है। सिर्फ परिवर्तन होगा आपका भाषा कौशल के ऊपर, ठीक है। अपठित गद्यांश और पदांश का नियमित अभ्यास करना। सीटेट में 15 अंक सीधे किससे आते हैं, आपके गद्यांश और पदांश से आ जाते हैं। व्याकरण बनाम पेडोलॉजी, महाराष्ट्र टीईटी के लिए व्याकरण के नियम रटने पड़ते हैं, पर सीटेट के लिए भाषा शिक्षण विधियों को समझना पड़ता है कि बच्चा जब भाषा समझता है तो किस प्रकार समझता है। और यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके 60 जो मार्क्स है वो एनी विच वेज व्याकरण का होने के बाद में आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं जो पेपर 1 है, ठीक है, गणित एवं ईवीएस। तो इसका अभ्यास आपको कैसा करना है पेपर 1 का, अगर आप पेपर 1 देने वाले हो तो आप पेपर 1 की स्ट्रैटेजी कैसे रखेंगे सीटेट के हिसाब से और आपकी टीईटी के हिसाब से। अगर गणित की बात करते हैं तो संख्या पद्धति, संक्रियाएं, ठीक है, ज्यामिति जिसको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम बोलेंगे, वो आपके महाराष्ट्र टीईटी में पूछेगा। और सीटेट की अगर बात करेंगे तो तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, डेटा हैंडलिंग के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ आपको पेडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस्ड भी आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ओके, फिर पर्यावरण की बात करेंगे ईवीएस की, तो ईवीएस में टीईटी में क्वेश्चन पूछता है महाराष्ट्र का भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान के ऊपर। पर सीटेट का जो फोकस है वो ईवीएस में शिफ्ट हो जाता है परिवार, मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, इनके ऊपर, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करती है या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट शेप करती है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे 3 to 5, थर्ड स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड या फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड से आगे जैसा भी आपके फैकल्टी जो इस रिलेटेड होते हैं वो आपको बोलते हैं एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीटेट में। नेक्स्ट है आपका पेडोलॉजी। अब जो महाराष्ट्र टीईटी में ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हिंदी में एक प्रश्न होता है अध्यापन पद्धति पे, मराठी में एक होता है, एक होता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न आपको दिखेंगे पूरे 150 मार्क्स में। पर सीटेट की अगर हम बात करेंगे तो हर हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आपको 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से आ रहे हैं, अध्यापन पद्धति से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल, सिंपल और एलिमिनेशन टेक्निक से आप उसको वहां पर मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका गणित और ईवीएस के बारे में। जब पेपर 2 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पेपर 2 में आपको है सामाजिक शास्त्र और साइंस। ओके, गणित एवं विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान। तो गणित में अगेन आपको 60 क्वेश्चंस है, बट उसकी रणनीति क्या रहेगी, एनसीईआरटी पढ़ना। ओके, एनसीईआरटी को आधार बनाना, बिकॉज सीटेट के लिए प्रयोगों और विधियों पर ध्यान दिया जाता है। मैथ में भी, गणित में भी सीटेट में विधियों के ऊपर या फिर प्रयोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जब बात करते हैं सामाजिक ज्ञान की, वहां पर भी महाराष्ट्र टीटी में जहां पर इतिहास भूगोल जरूरी हो जाता है, वहां पे सीटेट हेतु व्यापक एनसीईआरटी अध्यापन और अध्ययन और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में वो जो शिक्षक पढ़ाने वाला है वो किस प्रकार वो टॉपिक को पढ़ाएगा उसके ऊपर फोकस होता है। तो एनी विच वेज बोलने का मुद्दा ये है
कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो टीईटी की, तो सुकून से टीईटी देना है, क्योंकि टीईटी में ही आपका आधे से ज्यादा लोड खत्म हो जा रहा है। ओके, अब जब परिवर्तन आप करोगे, ओके, सीटेट की ओर आप बढ़ोगे, आपका परिवर्तन 21 जून के बाद में, 21 जून के बाद में आपका ध्यान जाएगा 6 सितंबर के ऊपर, या फिर मान के चलिए 5 सितंबर के ऊपर। तो तब आपको कैसा शिफ्ट करना है, थोड़ा आराम करना है। फिर आपके पास में बचते हैं 75 दिन, लगभग 75 दिन आपके पास में होते हैं, जो काफी ज्यादा है एक सीटेट जैसी एग्जाम को क्लियर करने के। तो 75 दिनों में 21 जून के बाद आपके पास कितने हैं, 75 दिन है। उसमें आपको क्या करना है, अब आपका जो फोकस रहेगा तथ्यों से हटाकर आपको शिक्षा शास्त्र पेडागोजी पे लगाना है। और पेडागोजी तो हमें पता है कि रटना मना है, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को नकारना नहीं है, बच्चों को अलग नहीं करना है, उनका अलगाव नहीं करना है, या फिर केवल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, पुनः उनका अपमान नहीं करना है। ऐसे शब्दों का जब आप थोड़ा सा समझ लेते हो कि इसको आप एलिमिनेट करते हो, तो पेडागोजी आसान हो जाती है। ठीक है? फिर सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जो यह देखती है कि आप एक विषय को कैसे पढ़ाते हैं, न कि केवल यह है कि आप उस विषय को कितना जानते हैं। सीटेट ये नहीं जानना चाह रहा है कि आप उस विषय को कितना जानते हो, आपका नॉलेज उसमें कितना है, पर जो विषय भी आप पढ़ाने वाले हो, आप उसको कितनी अच्छी तरीके से, कितनी प्यारी तरीके से आप पढ़ा पाओगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी पुस्तकों का गहन अध्ययन शुरू करना पड़ेगा आपको फिर आपके 21 जून के बाद में। एनसीईआरटी काफी सरल होती है, आई नो कि हिंदी में होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी उतनी ही इजी है। तो इजी आपको जाएगी एनसीईआरटी का पढ़ना। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 को कंटेस्ट करे, यानी कि ना कि रट्टा मारे बट समझे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पिछले 10 वर्षों के सीटेट के पेपर्स का विश्लेषण करें। ये लास्ट ट्रिक है और बेस्ट ट्रिक है। जैसे ही आप पीवाईक्यू का विश्लेषण कर लेते हो, आप नेक्स्ट पेपर के लिए ऑटोमेटिक रेडी हो जाते हो, क्योंकि सवाल उसी से घूम के फिर के घुमा फिरा कर डायरेक्टली आ रहे हैं। अब सीटेट का ये 75 अंकों का जादू क्या है, 75 अंक आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपको ये 75 अंक सीटेट में मिल रहे हैं पेडागोजी से। और आपको कितने लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, आपको ओपन में लाने हैं 90, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या फिर कैटेगरी से एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो 82। अब यहाँ अगर 75 टू 90 जाना है तो आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी है, 75 टू 82 जाना है तो उससे भी थोड़ी मेहनत करनी है। क्यों, क्योंकि ये जो आपके गोल्डन मार्क्स आपको बहुत ही शॉर्ट मेहनत से मिल रहे हैं, कम मेहनत से मिल रहे हैं। तो पेडागोजी, अब पेडागोजी में पूरे अंक कैसे लाने हैं, बच्चा क्या है, सर्वोपरि है, यानी कि बच्चा ही सेंटर है, बाल केंद्रित शिक्षण या फिर जो बच्चा होता है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये सीटेट का एक बहुत ही मतलब रटा रटाया टैगलाइन है। ओके, हमेशा उस विकल्प को चुनना है जो छात्र के लिए सबसे सकारात्मक और सक्रिय होगा। सकारात्मक पॉजिटिव होगा कि बच्चे का शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो बच्चे का शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जहां पे आपको दिखेगा वो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। हर बच्चे की विशिष्टता का सम्मान करने वाले उत्तर क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। हर बच्चे की विशिष्टता को सम्मान करने वाले जो ऑप्शंस होंगे वो हमेशा सही होंगे। विविधता एक संसाधन है, ना कि वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो संसाधन, बहुभाषी कक्षा को एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर मानना है, तो ये भी पॉजिटिव होगा विविधता। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल जब हम करते हैं और जब हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो उसी से आपका जो आधा टेंशन है वो दूर हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले नकारात्मक शब्दों जैसे केवल, मात्रा, दंड, रटना वाले विकल्पों को आपको क्या करना है, हटाना है। तो ये आपको 75 अंक यहाँ से मिल रहे हैं, और बाकी के आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है जो आप ऑलरेडी टीईटी के लिए कर रहे हो। 21 जून के लिए आप ऑलरेडी जो मेहनत कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो डोंट वरी, 21 जून के लिए जो मेहनत है वो कंटिन्यू रखिए और उसी नाव पे बने रहिए। ये नाव को आपको चढ़ना है कब, 21 जून के बाद में। ओके, तो इस प्रकार अगर और थोड़ा डिटेल में आपको वीकली टाइम टेबल देना है, तो वीकली आपको क्या करना होगा 21 जून के बाद में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे जब आप सोमवार और बुधवार को सुबह सुबह जब आपका ताजा दिमाग होता है तो आपको सीडीपी के कंसेप्ट करने होते हैं। क्यों,
क्योंकि सीडीपी में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जैसे कॉलबर्ग है, वाइगोत्स्की है या फिर दूसरे जो है उनके जो कॉन्सेप्ट है आपको सिर्फ उनके सिद्धांत को पढ़ना है और समझना है, रटना नहीं। तो सुबह-सुबह आपका जो दिमाग होता है, जो आपका माइंड होता है वो बहुत फ्रेश होता है। यहाँ पर आप हर सारे कॉन्सेप्ट्स आप बिठा सकते हो। और जब दोपहर का समय आता है, दोपहर का समय आता है तो तब आपको करना है गणित, जो थोड़ा-सा ब्रेन को एक्टिव करता है। नींद के समय में अगर आप ब्रेन को चैलेंजेस देते हो, जो मैथ में होते हैं, गणित में होते हो, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ना कि नींद में जाता है। तो आप गणित कर सकते हो या फिर विज्ञान का अभ्यास कर सकते हो, जहाँ पर ब्रेन को चैलेंज मिलेगा और वो एक्टिवली वर्क करेगा। और शाम के समय में आप कर सकते हो रिवीजन किसका? भाषा 1 और भाषा 2 की शब्दावली का। व्याकरण हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ शब्दावली करनी है कि हिंदी में से कहा क्या कहा जाता है। तो रिवीजन के टाइम पे आप भाषा 1 और भाषा 2 कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे, वीक में नेक्स्ट डे आप करोगे ईवीएस। अब ये छोटे-छोटे बिट्स में करना है, ओके? ईवीएस में या फिर सामाजिक शास्त्र का एनसीईआरटी रीड करना है सुबह में। जब भी न्यू नॉलेज आपको बिठानी है अपने दिमाग में, आपको करनी है सुबह में, ठीक है? ये फिक्स करिए। फिर दोपहर में अगर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आप देखोगे, फिर नेक्स्ट शाम को कमजोर विषयों का विश्लेषण करोगे और समझोगे कि मुझे कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है या फिर कहाँ पर मुझे अपना स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर कहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। फिर शनिवार को आप पूर्ण मॉक टेस्ट दोगे 150 मिनट का। शनिवार को क्यों? क्योंकि शनिवार के बाद में रविवार होता है जहाँ पर हल्का-फुल्का रिवीजन करके आप अपने आप को भी थोड़ा-सा रेस्ट दे सकते हो। तो इसीलिए शनिवार को ही 150 मिनट प्रॉपर बैठ के आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। गलतियों को सुधारना है, उसका एनालिसिस करना है और जो भी नोट्स आपने पूरे वीक में बनाए हैं, मंडे टू फ्राइडे, आपको उसको नोट्स को अपडेट करना है। फिर रविवार को बैठ के आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है, टेस्ट का रिवीजन करना है और फिर कुछ वीडियोस देखकर टाइम पास में कुछ मस्ती कर कर आपको सारी जो सब्जेक्ट्स है उसको आप हल्का-फुल्का रिवाइज कर सकते हो और रात को बैठ के आप नेक्स्ट वीक से आप क्या करोगे? हमेशा आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट वीक क्या? जैसे एक शेड्यूल होता है कि मंडे को आपको ये लेक्चर रहेगा, उसी प्रकार से आपके पास में भी आप क्या पढ़ोगे, उस प्रकार से आपके पास में नेक्स्ट वीक का एक शेड्यूल होना चाहिए, सो दैट आपका मिसमैनेजमेंट नहीं चले। ओके? तो इस प्रकार से आपको अपना जो रिवीजन है या फिर आप जो भी आप करने वाले हो फॉर सीटेट और टीईटी, उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हुए आपको पहले टीईटी पे ध्यान देना है और फिर बाद में आपको सीटेट के ऊपर ध्यान, बिकॉज़ हर बार वही बोला जा रहा है कि 2 नाव में अगर पैर रखोगे तो यहाँ पे थोड़े से डूबने के चांसेस होते हैं। ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड फॉर टीईटी, ऑल द बेस्ट फॉर टीईटी एंड वेलकम टू द सीटीईटी बैच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।